हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर के अंदर हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो लास्ट वाला बचा हुआ है दैट इज पॉली एडिनिलेशन और पॉली ए टेलिंग या फिर 3' टेलिंग, ये हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे जिसके अंदर बहुत ही शानदार तरीके से एक एक चीज मैंने डिस्कस की हुई है और बहुत ही इन डेप्थ मैनर में। तो वैसे ही ये वाला टॉपिक भी हम इन डेप्थ कवर करेंगे और यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो वो नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, सिर्फ आपको स्टार्टिंग टू एंड ये लेक्चर देखना है क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शौर्य 1.0 बैच लॉन्च हो चुकी है जिसको 1.5 साल अभी कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर CSR नेट के सारे 13 यूनिट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे ओनली एंड ओनली इन 999 रुपीज। और मेरा यही प्लेटफॉर्म इंडिया का बिगेस्ट, यही कोर्स मेरा इंडिया का बिगेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दैट इज टेक्स्टबुक.com पे मोर देन 8 to 10,000 रुपीज सेल हो रहा था लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्राइस मैंने सिर्फ आपके लिए रखा है, वरना मैं भी ये प्राइस आराम से 10-12 हजार में बेच सकता हूँ। इसके अंदर आपको 7 से 10 दिन का एंटायर रिफंड गारंटी भी मिलेगा। हालांकि आपको पता चल ही गया होगा कि क्या टाइप का क्वालिटी मैं प्रोवाइड करता हूँ और अपना कंटेंट कैसा है, फिर भी आपको मैं 7 से 10 दिन का रिफंड गारंटी में दूंगा। डायरेक्ट कोर्स ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड ऐप के अंदर। ये 2 कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, आप हमको डायरेक्टली कॉल टेक्स्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो। व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर बैच जिसके अंदर अभी लगभग 350 बच्चे ज्वाइंट है और ये कोर्स के अंदर अभी अराउंड 900 स्टूडेंट्स जो है एनरोल्ड है। ठीक है, क्योंकि प्राइस बहुत कम रखी है और कंटेंट तो आपको पता ही है। तो डायरेक्ट कोर्स ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी और 999 रुपीज बहुत ही कम है। इससे महंगा तो आपका एग्जाम का फॉर्म है। अभी हम बात करेंगे पॉली एडिनिलेशन के बारे में। पॉली एडिनिलेशन होता कब है? जब आपका पॉली ए सीक्वेंसेस ट्रांसक्राइब हो जाएंगे तो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके सी टर्मिनल टेल डोमेन पे हमने ये डिस्कस किया था कि स्प्लाइसिंग फैक्टर भी होगा, फिर कैपिंग एंजाइम भी होगा विच इज डायमेरिक इन नेचर। CPSF एंड CSTF पॉली एडिनिलेशन को लगने वाले फैक्टर्स भी उसके साथ इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, जैसे ही आपके पॉली ए सीक्वेंसेस ट्रांसक्राइब हो जाएंगे तब आपका सी टर्मिनल टेल डोमेन पे CPSF और CSTF ये 2 फैक्टर्स को रिक्रूट किया जाएगा जहां पे पॉली एडिनिलेशन होने वाला है। ठीक है, तो पॉली एडिनिलेशन इज डायरेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस AAUAA। दिस इज लोकेटेड 10 to 30 nucleotide upstream of polyadenylation site after the dinucleotide CA और CA के 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम या राइट साइड आपका होगा GU रिच रीजन। ठीक है, तो आप इतना ही पढ़ते थे, अभी हम थोड़ा और इसके अंदर डिटेल में बात करें। तो बहुत इजी है ये और बहुत ही इजी कंटेंट मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये है आपका प्री mRNA। तो आपके फर्स्ट 2 आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट्स दैट इज 5' कैपिंग एंड स्प्लाइसिंग कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे लास्ट में आपका पॉली एडिनिलेशन या 3' टेलिंग होता है। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि AAUAA ये सीक्वेंस है आपका। जो CA डाइन्यूक्लियोटाइड होगा इसके 10 से 30 न्यूक्लियोटाइड लेफ्ट साइड आपको AAUAA देखने को मिलेगा। और हमने ये बात की थी कि मान के चलो कोई रेफरेंस पॉइंट है और अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं डाइन्यूक्लियोटाइड CA को, तो रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर तो उसको हम अपस्ट्रीम साइड बोलते हैं। तो AAUAA यू रिच रीजन ये आपके अपस्ट्रीम रीजन्स हो जाएंगे। और अगर मैं CA के राइट साइड में बात करूं तो उसको मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डाउनस्ट्रीम रीजन बोलता हूं। तो GU रिच G रिच बोथ ऑफ दिस रीजन विल बी डाउनस्ट्रीम ऑफ CA डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो AAUAA ये जो रीजन है ये 10 से 10 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम प्रेजेंट है।
CA डाई न्यूक्लियोटाइड। और CA के राइट साइड पे आपका GU रिच रीजन प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका डाउनस्ट्रीम होगा। वो भी कितना, 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम ऑफ CA डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। और फिर AAU ट्रिपल A के अपस्ट्रीम आपके पास प्रेजेंट होगा U रिच रीजन, और GU रिच रीजन के डाउनस्ट्रीम आपके पास प्रेजेंट होगा G रिच रीजन। तो ये आपको एज इट इज ऐसा का ऐसा याद रखना है। समझ में आपको? तो यहां पे कुछ फैक्टर्स कौन से जगह पे बाइंड करेंगे ये भी आपको समझना है। जैसे कि AAU ट्रिपल A जो है, इसके ऊपर CPSF ये बाइंड करेगा। ठीक है, CPSF बाइंड करेगा AAU ट्रिपल A के ऊपर। फिर उसके बाद में ये एरिया में CF1 बाइंड करता है। फिर उसके बाद में डाइन्यूक्लियोटाइड CA होगा। उसके बाद में ये जो रीजन है यहाँ पे CF2 बाइंड करेगा। उसके बाद में GU रिच रीजन है जिसके ऊपर CHTF बाइंड करता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा प्रोटीन कहां पे बाइंड करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी पढ़ो, लिखा है कि पॉलीएडिनिलेशन तो होगा, लेकिन उससे पहले आरएनए क्लीवेज होता है। उससे पहले आरएनए क्लीवेज होगा। हमको पता है कि 3 प्राइम टेलिंग करने के लिए हमारे पास 3 प्राइम टेल कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, तभी हम बहुत सारे एडेनिन के रेसिड्यूज डाल सकते हैं। तो हमारा पहला टास्क होगा कि 3 प्राइम एंड प्रॉपर तरीके से जनरेट किया जाए, जिसको जनरेट करने के लिए कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। कोई एंडोन्यूक्लियस है जैसे कि आपका CF1 दैट इज क्लीवेज फैक्टर 1 एंड CF2 दैट इज क्लीवेज फैक्टर 2, इनकी जरूरत पड़ेगी टू क्लियो आरएनए। CF1 और CF2 को रिक्रूट करने के लिए CPSF और CHTF हेल्प करते हैं। और यही CPSF और CHTF कहां से आए थे या फिर कहां पे जुड़े थे? यही CPSF एंड CHTF वेर एसोसिएटेड विथ C टर्मिनल टेल ऑफ लार्ज सब यूनिट ऑफ RNA पॉलीमरेज 2। ये लार्ज सब यूनिट को हम RPB1 भी बोलते हैं। तो ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, तो वो लेक्चर भी आपको देखना है। ठीक है, ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आए चीजें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CPSF का फुल फॉर्म है क्लीवेज एंड पॉलीएडिनिलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, और CHTF का फुल फॉर्म है क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर। तो CPSF के फुल फॉर्म में भी क्लीवेज आ चुका है और CHTF के फुल फॉर्म में भी क्लीवेज आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CPSF और CHTF, फिर जाहिर सी बात है कि भाई ये क्लीवेज फैक्टर को रिक्रूट करेंगे क्योंकि ये क्लीवेज करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी तक देखा। क्लियर है? तो और किस तरीके का कौन कहां पे बाइंड करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एज इट इज याद रखना है। अभी आप तो पढ़ते थे सिर्फ इतना, और वॉटसन में, वीवर में, फिर आपका कौन सा बेंजामिन लेविन बुक में इतना ही दे रखा है आपको कि फिर 3 प्राइम स्ट्रक्चर जनरेट होता है। तो यहाँ पे तो कुछ आपको हिंट ही नहीं मिल रहा है। आप तो बोलोगे कि सर 3 प्राइम एंड जनरेट करने का रीजन ही क्या है कि मेरे पास तो 3 प्राइम एंड ऑलरेडी मौजूद है। तो मुझे स्पेसिफिकली ये डायग्राम उतनी पसंद नहीं आई। तो आफ्टर एनालाइजिंग मोस्ट ऑफ द रिसर्च पेपर्स और अलग अलग आर्टिकल्स, मैं आपके लिए बहुत ही इन डेप्थ डायग्राम लेके आया हूं, वो है ये वाला। ठीक है, इससे इन डेप्थ कोई क्वेश्चन पेपर सेटर पूछ ही नहीं सकता। तो यहां से जो अगर आप पढ़ोगे तो 100% आपके मार्क्स यहां से आपको मिलेंगे पॉलीएडिनिलेशन के अंदर। ठीक है, अभी हम समझते हैं इसके अंदर कि इसका अरेंजमेंट कैसा है। बहुत ही इजी अरेंजमेंट है, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो वही है, मैंने सिर्फ लूप बैक करके दिखाया है। दिस इज योर mRNA। तो 5 प्राइम एंड से mRNA चल रहा है यहाँ पे।
पहला है आपका यू रिच रीजन, उसके बाद में आएगा AAU ट्रिपल ए रीजन, उसके ऊपर CPSF बाइंड करता है जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। और फिर आपका लूप होने के बाद डाइन्यूक्लियोटाइड आ गया भाई, ये देखो डाइन्यूक्लियोटाइड CA इस तरीके का डाइन्यूक्लियोटाइड का रिपीट होगा। उसके बाद में आपका घूम के GU रिच रीजन आ गया। GU रिच रीजन का दूसरा नाम है डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस एलिमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म से DSE बोलते हैं। फिर उसके बाद में आएगा G रिच रीजन। अभी इतना तो हमने देख लिया कि AAU ट्रिपल ए के साथ में CPSF बाइंड करेगा और GU रिच रीजन के साथ CSTF बाइंड करेगा। ये देखो AAU ट्रिपल ए के साथ CPSF और GU रिच रीजन के साथ CSTF ये बाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी लूप्ड बैक होने के बाद आपका क्लीवेज फैक्टर 1 और क्लीवेज फैक्टर 2 भी आएगा। ये CPSF और CSTF जो है ये आपको रिक्रूट करेंगे आपका CF1 एंड CF2 फैक्टर। CPSF एंड CSTF रिक्रूट CF1 एंड CF2, और किस तरीके से वो बाइंड हो चुके हैं आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बाइंड हो गए CF1 एंड CF2। किसने बुलाया इनको? CPSF और CSTF ने। CPSF बाउंड है विथ योर AAU ट्रिपल ए एंड CSTF इज बाउंड विथ योर GU रिच रीजन, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, बहुत इजी है ये, ओके। अभी इसके बाद क्या होगा ये देखना है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो सबसे पहले अभी CPSF और CSTF ने CF1 और CF2 को रिक्रूट किया। अभी होता यह है कि ये क्लीवेज फैक्टर 1 और क्लीवेज फैक्टर 2 जो है ये आपका क्लीवेज कराएगी। वो समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि CPSF जो है ये मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है। इसके अंदर बहुत सारे सब यूनिट्स हो गए, जैसे कि CPSF 100 है, CPSF 73 है, CPSF 30 है। ये नंबर्स क्या है? दिस नंबर्स रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर वेट इन किलो डेल्टन, और बिगेस्ट सब यूनिट है इनका CPSF 160। CPSF 160 ये है इनका बड़ा वाला सब यूनिट। CPSF 100 और 73 और CPSF 30 ये तीनों CPSF सब यूनिट्स का जो काम होता है वो होता है स्पेसिफिसिटी एंड स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू पॉली ए सीक्वेंसेस। तो जो हम बोल रहे हैं कि CPSF बाइंड करता है AAU ट्रिपल ए सीक्वेंस पे, वो ये 3 सब यूनिट्स की वजह से बाइंड करता है। तो ये डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। ये 3 सब यूनिट्स की वजह से वो सब यूनिट्स स्पेसिफिसिटी और स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू पॉली ए सीक्वेंस ये एबिलिटी उनको देगी। इसके बाद एक बड़ा सब यूनिट जो होता है आपका CPSF 160, इट हैज एंजाइमेटिक एक्टिविटी विच परफॉर्म क्लीवेज ऑफ mRNA, ठीक है। तो हमने अभी ये देख लिया कि CPSF और CSTF ने किसको रिक्रूट किया है, CF1 और CF2 को। तो क्लीवेज में कौन कौन मौजूद है ये देखना है आपको, क्लीवेज में कौन कौन मौजूद है ये देखना है। क्लीवेज में देखना CPSF 160, CSTF, CF1, CF2 ये सब मिलके क्लीवेज कराएंगे mRNA का इन CA डाइन्यूक्लियोटाइड रीजन बिटवीन साइटोसिन और एडेनिन, ये कट लगाएगा। दिस रीजन इज कॉल्ड RNA क्लीवेज साइट, ठीक है। तो सबसे पहली गलती, और जो अलग अलग बुक्स में दिया हुआ है कि सिर्फ CF1 और CF2 कट लगाएगा, तो ये एकदम गलत बात है। पहले तो CPSF और CSTF ने CF1 और CF2 को भी रिक्रूट करवाया, ऊपर से CPSF का सिर्फ बड़ा वाला सब यूनिट दैट इज 160 वाला सब यूनिट, उसके पास सिर्फ क्लीवेज का एक्टिविटी होगा। फिर उसके बाद में आपका CSTF जो है वो भी क्लीवेज करेगा, CF1 भी करेगा, CF2 भी करेगा। ये चारों इन्वॉल्व है इन क्लीवेज, ये आपको ध्यान में रखना है।
ये ध्यान में रखना है आपको, ये चारों इन्वॉल्व है क्लीवेज के अंदर। क्लीवेज टू जनरेट प्रॉपर 3' एंड, ठीक है, सो दैट poly A polymerase can add many adenines to the 3' end of mRNA, ठीक है। तो देखना अभी क्लीवेज किस प्रकार का होगा। अभी क्लीवेज जो है हमने बात की कि भाई ये CA डाइन्यूक्लियोटाइड के बीच में होगा और साइटोसिन और एडेनिन के बीच में होना चाहिए। तो वो या तो यहाँ पे हो सकता है या तो आपका यहाँ पे, एक मिनट, साइटोसिन और एडेनिन के बीच में होगा, तो या तो वो यहाँ पे हो सकता है और या तो वो यहाँ पे हो सकता है। ये 3 इलाके हैं जहाँ पे आपका क्लीवेज हो सकता है, ठीक है। हम समझने के लिए कंसिडर करके चल रहे हैं कि क्लीवेज जो है ये फर्स्ट साइटोसिन और एडेनिन के बीच में हुआ है इस जगह पे। तो इस जगह पे अगर क्लीवेज होता है तो आपका एरिया जो है, इतना एरिया आपका निकल जाएगा। कितना एरिया? अगर यहाँ पे क्लीवेज हुआ तो ये अलग हो जाएगा, इतना हिस्सा mRNA का अलग हो जाएगा पूरा, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपका 5' है तो ये C आपका 3' एंड हो जाएगा। दिस इज हाउ योर 3' एंड विल बी जनरेटेड प्रॉपरली। समझ में आपको? वही मैंने यहाँ पे लिखा है 3' एंड। अभी तक हम साइटोसिन तक पहुंच चुके हैं, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो फिर इसके बाद आपका पॉली ए पॉलीमरेज आएगा। अभी 3' एंड जो है आपका जनरेट हो चुका है। तो अभी आपका देखो, अभी यहाँ पे अगर मैं पॉइंट वाइज लिखूं तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। मेरा सेकेंड पॉइंट मैं ये लिखूंगा कि CPSF 160 CPSF 160 CSTF CF1 एंड CF2, इन सब ने क्या किया? मीडिएट क्लीवेज टू जनरेट प्रॉपर 3' एंड। क्लियर है? तो फिर आपका थर्ड पॉइंट, चलो ऊपर लिख देते हैं थर्ड पॉइंट, यहां पे लिख देता हूं मैं थर्ड पॉइंट। फिर इसके बाद में क्या होगा? फिर आएगा आपका पॉली ए पॉलीमरेज। पॉली ए पॉलीमरेज CPSF ये खुद पॉली ए पॉलीमरेज को रिक्रूट करेगा। CPSF रिक्रूट poly A polymerase, and now this poly A polymerase can add adenine residues आफ्टर साइटोसिन, क्योंकि साइटोसिन और एडेनिन के बीच में हमने कट लगाया था। तो 3' एंड पे भी साइटोसिन है, तो साइटोसिन के बाद आपके एडेनिन रेसिड्यूज को जोड़ दिया जाएगा बाय PAP। ठीक है, ये है आपके 3 पॉइंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका PAP जो है ये CPSF के साथ एसोसिएटेड है। PAP इज बाउंड विथ CPSF, और देखने को मिला है कि जब आपका PAP CPSF के साथ बाउंड होगा, इसके वजह से PAP विल गेट स्टिम्युलेटेड। तो ये देखने को मिला है कि भाई कुछ एलोस्टेरिक स्टिम्युलेशन या एक्शन देखने को मिल रहा है कि जब CPSF और PAP आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो
एलोस्टेरिक इफेक्ट के जरिए आपका पीएपी स्टिमुलेट हो जाता है। कुछ इस प्रकार का मॉडल दिया हुआ है साइंटिस्ट ने। तो हम लिखेंगे वाया एलोस्टेरिक इफेक्ट। तो ये एक मॉडल दिया हुआ है साइंटिस्ट ने कि जब पीएपी सीपीएसएफ के साथ बाउंड रहेगा तो पीएपी स्टिमुलेट हो जाएगा। पीएपी जैसे ही स्टिमुलेट हो जाएगा तो 3 प्राइम एंड तो पड़ा हुआ है, अभी पीएपी को काम करना है, पीएपी भी स्टिमुलेट हो चुका है। तो पीएपी क्या करेगा, साइटोसिन और एडेनिन के बीच में हमने कट लगाया था, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये एरो हमने दिखाया है यहाँ पे। तो साइटोसिन आपका 3 प्राइम एंड पे रह जाएगा और साइटोसिन के बाद में कुछ नहीं है, क्योंकि ये बाकी का जो हिस्सा है ये अलग हो गया। तो फिर अभी पीएपी क्या करता है, आरएनटीपी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि हम यहाँ पे आरएनए के अंदर चीजों को ऐड करने वाले हैं, तो हम डीएनटीपी तो ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आरएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल होता है। डीएनटीपी की अगर हम बात करें तो उसमें तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन भी आ जाएगा। और आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीराइबोस शुगर होता है, ठीक है, तो ऑक्सीराइबोस शुगर वाला ही लेना पड़ेगा इसके अंदर। डीएनए की अगर हम बात करते तो उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। इसीलिए ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर, अगर डीएटीपी दिया जाए तो हो सकता है वो गलत भी हो जाए, ठीक है। तो स्पेसिफिकली आरएटीपी हम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको समझना है कि पॉली ए पॉलीमरेज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। अगेन देखो आरएनए पॉलीमरेज नाम आया है, आरएनए पॉलीमरेज आपको पता है कि वो राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, ना ही वो आपका डीएनटीपी ऐड करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज तो आपका आरएनटीपी ऐड करता है ना। तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, इसको कुछ टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। ये क्या करता है, आरएनटीपी स्पेसिफिकली आपका आरएटीपी जो होगा यहां से ये एटीपी लाएगा और एएमपी के फॉर्म में उसको जोड़ेगा, ठीक है। तो एएमपी के फॉर्म में वो इनको जोड़ेगा, एडेनिन 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 इस तरीके से। तो बहुत सारे एडेनिन्स वो जोड़ता जाएगा। अभी एक बात देखने को ये मिली है कि सबसे पहले जो ये टेल बन रही है, ये टेल बन रही है, तो ये टेल के ऊपर ये जो बन रहा है बहुत सारे एडेनिन, ये टेल जो बन रही है इसके ऊपर एक और प्रोटीन बाइंड करता है विच इज नोन एज पॉली एडेनिलेट बाइंडिंग प्रोटीन, पीएबीपी, ठीक है। पीएबीपी के 2 रोल है। पहला है मेंटेनेंस ऑफ टेल आफ्टर सिंथेसिस, तो टेल बनने के बाद उनको मेंटेन करके रखा जाए, उनको स्टेबल करके रखा जाए ताकि डिग्रेडेशन ना हो। जैसे ही आपका 5 प्राइम कैपिंग के अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस वो आरएनए को क्लीव नहीं कर पाता था, वैसे ही अगर ये टेल के ऊपर पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन इस तरीके से अगर बाइंड हो जाए तो आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस जो है इसको क्लीव नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर न्यूक्लियस आए, ये आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम अगर न्यूक्लियस है तो ये एमआरएनए को 3 प्राइम टू 5 प्राइम डिग्रेड नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन वो टेल पे लगा हुआ है। तो अगेन ये आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा टू योर 3 प्राइम टेल। दूसरी बात ये भी देखने को मिला है कि पीएबीपी ऑल्सो स्टिमुलेट पॉली ए पॉलीमरेज, ठीक है। तो पॉली ए पॉलीमरेज को स्टिमुलेट करने के लिए 2 लोग हैं, वो भी लिख के रख लो आप। पीएपी गेट्स स्टिमुलेटेड बाय CPSF एंड पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। क्लियर है? तो पॉली ए पॉलीमरेज जो है वो स्टिमुलेट हो चुका था क्योंकि वो CPSF के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। फिर पीएपी को
प्रॉपर 3 प्राइम एंड दिखा तो साइटोसिन के बाद में उसने क्या किया, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में एडेनिन्स को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। ये एडेनिन्स कहां से लाए उसने, आरएनटीपी स्पेसिफिकली आपका एटीपी वाला जो होगा तो उसके एएमपी के रेसिड्यूज यहाँ पे उसने ऐड करते गया। वो जैसे जैसे 12-13 अगर पहले न्यूक्लियोटाइड्स मान के चलो 12 से 13 एडेनिन के रेसिड्यूज अगर पहले वो लगा दे तो 12 से 13 एडेनिन के रेसिड्यूज जब ये सिंथेसाइज हो जाएंगे तो उसके बाद आपका पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन वो 12 से 13 एडेनिन के रेसिड्यूज पे बाइंड करेगा ताकि वो ये टेल को मेंटेन कर सके आफ्टर सिंथेसिस सो एज टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन बाय योर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस अटैक as well as it is observed that PABP can also stimulate poly A polymerase activity। तो poly A polymerase अभी दो लोग उसको एक्टिवेट कर रहे हैं या स्टिमुलेट कर रहे हैं, एक तो उसका इंटरेक्शन विद CPSF और दूसरा है विद द हेल्प ऑफ पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, अभी आगे क्या होगा ये देखते हैं हम। तो हम ये पढ़ते हैं कि भाई सिर्फ 200 रेसिड्यूज तक ही वो 3 प्राइम एंड पे एडेनिन के रेसिड्यूज जोड़ता जाएगा, उससे ज्यादा क्यों नहीं। तो आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ 200 ही जोड़ेगा, अभी वो है तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, तो ज्यादा भी तो जोड़ना चाहिए ना। वो ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि जो सिर्फ 200 से 250 एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड से वो जोड़ेगा। तो इसका सवाल इसके अंदर है, बहुत इजी है ये, तो ध्यान से देखना। अभी पीएपी को दो लोग स्टिमुलेट कर रहे हैं, एक तो है सीपीएसएफ और दूसरा है आपका पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, वो भी कौन सा, न्यूक्लियर वाला, इसलिए एन जो है यहाँ पे एन इज नथिंग बट न्यूक्लियर। पीएबीपी जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है। जब हम ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पॉली एडिनिलेट बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो साइटोप्लाज्म वाला होता है। यहाँ पे जो पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन चल रहा है वो न्यूक्लियर वाला है, वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो पीएपी को सीपीएसएफ भी स्टिमुलेट करता है एज वेल एज पीएबीपीएन1। सबसे ज्यादा स्टिमुलेट आपका सीपीएसएफ करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टिमुलेट सीपीएसएफ करता है, ऐसे देखने को मिला है। अभी ध्यान से देखना कि पॉली ए पॉलीमरेज बहुत सारे एडेनिन के रेसिड्यू जोड़ रहा है। देखो ये इस तरीके से वो जोड़ते जा रहा है। जैसे जैसे एक बार में 11 से 12 रेसिड्यूज बन जाते हैं तो आपका PABPN1 इस तरीके से वो एडेनिन के रेसिड्यूज पे बाइंड कर जाता है। वापस से 10 से 12 बनाए तो ये बाइंड कर गया, वापस से एडेनिन 10 से 12 बनाए तो ये PABPN1 बाइंड कर गया। इस तरीके से आपका mRNA जो है उस पे बहुत सारे एडेनिन के रेसिड्यूज बने जा रहे हैं और PABPN1 उनको ढक भी रहा है सो एज टू मेंटेन योर टेल आफ्टर सिंथेसिस। इस तरीके से वो बनाते जा रहा है, इस तरीके का सर्कुलर लूप बन जाएगा और ये है आपका फिर 3 प्राइम एंड, बहुत सारे एडेनिन के रेसिड्यू से 3 प्राइम एंड पे। अभी हो क्या रहा है, अभी ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको। यहाँ पे देखो अभी हो क्या रहा है कि ये और नॉन स्टॉप अभी ऐड करते जा रहा है और एडेनिन इतने सारे बन गए। अभी अगर कोई चीज 250 के ऊपर बनी तो ये लूप के बाहर इस तरीके का चले जाएगा। वो लूप के बाहर अगर इस तरीके का चले जाए तो पीएपी देखो, पीएपी अलग हो गया सीपीएसएफ से पीएपी अलग हो गया। तो अभी पीएपी को सिर्फ और सिर्फ उसके नजदीक वाले पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन ही उसको एक्टिवेट कर पाएंगे। सीपीएसएफ से वो दूर हो गया और हमने ये देखा कि पीएपी को अगर एक्टिवेटेड रखना है तो सीपीएसएफ के साथ वो बाउंड होना चाहिए, क्योंकि देखने को मिला है कि सीपीएसएफ पीएपी को एक्टिवेट करता है वाया सम एलोस्टेरिक इफेक्ट। तो सीपीएसएफ के साथ जब तक पीएपी एक्टिवेटेड था तब तक चीजें ठीक चली। जैसे ही पीएपी बहुत सारा अगर ऐड करते गया तो वो सर्कुलर लूप से बाहर चले जाएगा और सीपीएसएफ से दूर चले जाएगा। सीपीएसएफ से अगर कोई दूर जाता है तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा है नाउ पीएपी इज नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद सीपीएसएफ एनीमोर। इसके वजह से अभी आपका पीएपी जो है इट वोंट गेट स्टिमुलेटेड टू दैट एक्सटेंट। हालांकि अभी भी ये स्टिमुलेटेड है
लेकिन उतना स्टिमुलेटेड नहीं है जितना वो था जब वो CPSF के साथ बाउंड था। तो अभी PAP क्या करेगा, उसका जो एक्टिविटी है ये स्लो डाउन हो जाएगा और 3 प्राइम टेलिंग जो है आपका ये रुक जाएगा एट अराउंड 250 एडेनिन रेसिड्यू। ये लॉजिक है आपका कि 3 प्राइम टेलिंग में सिर्फ 200 एडेनिन ही क्यों ऐड होते हैं, इवन इफ पॉली ए पॉलीमरेज इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो लिमिट क्यों लगती है उसका रीजन मैंने आपको दिया। ठीक है, समझ में आपको लॉजिक? ठीक है, तो अभी देखो होगा क्या। अभी 3 प्राइम पे आपका 200 एडेनिन के रेसिड्यूज लग गए। हमने ये डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के अंदर कि आरएनए पॉलीमरेज 2 वाले जो जीन्स है इनका ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ना ही वो रो डिपेंडेंट होगे, ना ही वो रो इंडिपेंडेंट होगे। हमने ये देखा था कि इट इज कपल्ड विथ योर आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट। तो अभी हम बात करेंगे पॉलीमरेज 2 जीन के ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के बारे में, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उसके 2 मॉडल्स दिए गए हैं, एक है टॉर्पीडो मॉडल, दूसरा है एलोस्टेटिक मॉडल। बहुत ही इजी है ये, तो हम इसको ध्यान से समझे। पहले हम टॉर्पीडो मॉडल समझेंगे। ठीक है, यहां पे ये जो दिया है ये है डीएनए, ग्रे कलर वाला जो हिस्सा है ये क्या है, डीएनए। डीएनए का 3 प्राइम टू 5 प्राइम आपका टेम्पलेट की तरह काम करेगा, उसको ट्रांसक्राइब किया जा रहा है बाय आरएनए पॉलीमरेज। यहां पे आपका पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस है। ठीक है, पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस। जैसे ही ये पॉली ए सिग्नल सीक्वेंसेस ट्रांसक्राइब हो जाएंगे बाय योर आरएनए पॉलीमरेज, तो क्या क्या चीजें होगी ये हम समझेंगे। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर टॉर्पीडो प्रोटीन प्रेजेंट होगा, जो कि दिखाया हुआ है। ठीक है, कॉमनली इसको हम टॉर्पीडो प्रोटीन बोलते हैं, जो कि एंडोन्यूक्लियस होता है। यीस्ट की बात करें तो उसके अंदर इसको RAT1 बोला जाएगा। ह्यूमन की बात करें तो उसको इसके अंदर HXRN2 बोला जाएगा। है तो एक ही प्रोटीन, लेकिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर नाम अलग अलग है। यीस्ट के अंदर टॉर्पीडो का नाम है RAT1 और ह्यूमन के अंदर इसका नाम है HXRN2। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ या फिर डीएनए के अलोंग आगे बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा कि वो आरएनए पॉलीमरेज ने पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस को ट्रांसक्राइब किया। ठीक है, ट्रांसक्राइब करने के बाद फिर कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई फिर जो एमआरएनए बन रहा है उसके अंदर भी वो सीक्वेंस जो है ये ट्रांसक्राइब हो जाएगा, जो कि ये पैरेट ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। जैसे ही ये ट्रांसक्राइब हो गया तो यहाँ पे कट लगा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस आएगा और यहाँ पे कट लगाया जाएगा। कट लगने के बाद ये पूरा 5 प्राइम कैप और ये 3 प्राइम ए टेल वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद भाई अभी भी इतना एमआरएनए मौजूद है, अभी भी इतना एमआरएनए मौजूद है और आपका आरएनए पॉलीमरेज चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। हालांकि ये भी टर्मिनेशन होना चाहिए, क्योंकि अपना काम तो हो गया, हमने एमआरएनए को क्लीव कर दिया। अभी होता ये है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो ये एमआरएनए निकल गया आपका, लेकिन अभी ये नया 5 प्राइम एंड यहाँ पे आ जाएगा फिर कट करने के बाद। ठीक है, विच विल बी योर अनकैप्ड एंड, क्योंकि कैप्ड वाला तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है अपना जो रिक्वायर्ड एमआरएनए है। तो अभी हो ये रहा है कि जो आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर ही जो टॉर्पीडो एंडोन्यूक्लियस या प्रोटीन था उसको अभी रिक्रूट किया जाएगा बाय RTT103 प्रोटीन, जो कि एसोसिएटेड होता है विथ योर CTD टेल। ये RTT103 प्रोटीन टॉर्पीडो को आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर से उठाएगा और जहां पे वो होना चाहिए वहां पे वो उसको रिक्रूट करेगा। टॉर्पीडो जो है ये है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। ये क्या करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में कट करेगा। तो यहाँ पे अगर मेरा 5 प्राइम था तो ये देखो ये कट करते करते ये 3 प्राइम एंड की तरफ बढ़ रहा है
और हमने ये देखा था कि भाई अगर एमआरएनए को डिग्रेड कर दिया जाए तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ये डीएनए से गिर जाता है, और वही हुआ। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से सेपरेट हो गया, टॉर्पीडो अलग हो गया, और एमआरएनए जो कुछ काम का नहीं था अनकैप्ड वाला उसको भी डिग्रेड कर दिया गया। एंड दिस इज हाउ योर ट्रांसक्रिप्शन हैज बीन टर्मिनेटेड अकॉर्डिंग टू योर टॉर्पीडो मॉडल। टॉर्पीडो मॉडल नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टॉर्पीडो का काम चल रहा है। ठीक है। दूसरा है एलोस्टेरिक मॉडल। एलोस्टेरिक मॉडल में समझना यह है कि जैसे जैसे आपका आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के अलोंग बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका आरएनए पॉलीमरेज पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस इसको ये ट्रांसक्राइब करेगा। ट्रांसक्राइब करने के बाद अगेन वही स्टेप्स चल रहे हैं कि फिर एमआरएनए के अंदर भी आपका पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस ट्रांसक्राइब वाला आ जाएगा। फिर आपका इंडोन्यूक्लियस आता है और वो कट लगा देता है यहाँ पे टू रिलीज योर 5 प्राइम कैप अलॉन्ग विथ योर 3 प्राइम टेल। ठीक है। इसके बाद में फिर कोई टॉर्पीडो नहीं आता है ये मॉडल के अंदर। इसके बाद में देखने को ये मिलता है कि जब आपका पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस ट्रांसक्राइब हो रहा था और वो ट्रांसक्राइब हो गया, तो आरएनए पॉलीमरेज के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आया। कन्फर्मेशनल चेंज अपॉन ट्रांसक्राइबिंग पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस। ठीक है। कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आया, ऐसा ये मॉडल बोलता है, और इसके वजह से आरएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी लो हो जाती है। प्रोसेसिविटी डिक्रीजेस, और इसके वजह से ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है। समझ में आया डिफरेंसेस आपको ये दो मॉडल के अंदर? ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस ट्रांसक्राइब होने के बाद कन्फर्मेशनल चेंज आ गया आरएनए पॉलीमरेज के अंदर, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिबिलिटी कम हो गई। और प्रोसेसिबिलिटी अगर कम हो जाती है तो आपका आरएनए पॉलीमरेज अभी टेम्पलेट डीएनए से गिर जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है। ओके। और क्या क्या चीज थी इसके अंदर? पॉली ए टेल के फंक्शन तो हमने तो ये बात कर रखा था, और बहुत शानदार डायग्राम भी आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाया था आपका 5 प्राइम कैपिंग के अंदर, कि जैसे ही आपका मैच्योर एमआरएनए बन जाएगा, इसका मतलब है आपका 5 प्राइम कैपिंग भी होना चाहिए, स्प्लाइसिंग भी ठीक से चलना चाहिए, और 3 प्राइम टेलिंग भी होना चाहिए। जब ये तीनों प्रोसेसेस 100% कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका प्री एमआरएनए या फिर नेसेंट एमआरएनए या फिर इमेच्योर एमआरएनए वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू योर मैच्योर एमआरएनए या फिर फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए या फिर आपका फंक्शनल एमआरएनए। ऐसे एमआरएनए को ही न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो पहला फंक्शन तो इसका सेम रहेगा, चाहे वो स्प्लाइसिंग हो, कैपिंग हो या टेलिंग हो। स्प्लाइसिंग हो, कैपिंग हो या टेलिंग हो, एक्सपोर्ट ऑफ मैच्योर एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। दूसरी बात यह है कि आपका ये क्वालिटी कंट्रोल चेक भी करता है। पॉली एडिनिलेशन जो है ये क्वालिटी कंट्रोल चेक ऑफ आरएनए भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आरएनए हाइपो एडिनिलेटेड हुआ, मतलब लेस देन 200 एडेनिन रेसिड्यूज, या फिर कोई आरएनए हाइपो एडिनिलेटेड होगा, इसका मतलब मोर देन 250 एडेनिन
रेसिड्यूज, तो ये एबनॉर्मल माने जाएंगे। और ये जो आपके mRNA हो गए, इनको न्यूक्लियस के अंदर ही रिटेन किया जाएगा और इनको डिग्रेड किया जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका, सॉरी दूसरा पॉइंट है इंप्रूव mRNA स्टेबिलिटी। तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके का वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। आपका पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो अगर इसके साथ एसोसिएट हो जाए तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस डाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी बात यह है कि जैसे ही आपका ये मैच्योर mRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाएगा, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन स्टेप कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ये पॉली ए टेल के साथ बाइंड करते हैं। जैसे कि आपका पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन हो गया साइटोप्लाज्म वाला, वो बाइंड करेगा इसके साथ और फिर आपका ट्रांसलेशन इनिशिएशन होगा। तो पॉली ए टेल serves as a recognition signal for the binding of translational initiation factor during translation initiation step। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो हम और देख लेते हैं कि कोई पॉइंट छूटा है या नहीं। ये हमने सब देख लिया। हाँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे। एक सिंप्लेकिन नाम का प्रोटीन है। ये सिंप्लेकिन प्रोटीन एक ग्लू की तरह काम करता है और ये जितने प्रोटीन्स है CPSF, CF1, CF2, CSTF, इन सब को वो चिपका के रखता है। तो हम इसको स्कैफोल्डिंग प्रोटीन भी बोल सकते हैं। और यू रिच रीजन और ग्वानिन रिच रीजन के साथ ऑक्सिलरी फैक्टर्स नाम के प्रोटीन्स बाउंड होते हैं। इनका खास कुछ रोल नहीं है, नो सच इंपॉर्टेंट रोल। बट ऑब्जर्व्ड इन रेगुलेशन। ठीक है, वो भी कंपलसरी ऑब्जर्व नहीं है, मे हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन रेगुलेशन। तो ये इसका काम है। बाकी का तो हमने देख लिया। ये देखो, ये हमने अभी किया डिस्कस। CPSF, CSTF, CF1 एंड CF2 को सिंप्लेकिन या स्कैफोल्ड नाम का प्रोटीन पकड़ के रखेगा जो ग्लू की तरह काम करेगा और जो प्रोटीन के इंटरेक्शन से उनको ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। यू रिच रीजन और जी रिच रीजन के साथ अभी हमने देखा ऑक्सिलरी प्रोटीन बाइंड करता है। एज सच कुछ एसेंशियल फंक्शन नहीं है, लेकिन देखने को मिला है कि दे मे हैव रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है, बाकी का तो हमने देख ही लिया। और कुछ बाकी है, ये भी हमने देखा था कि पॉली ए पॉलीमरेज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है। 200 से 250 एडेनिन के रेसिड्यू से बाइंड करेगा टू 3 प्राइम एंड ऑफ mRNA विच इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लीवेज। PAP को CPSF रिक्रूट करता है, ये हमने देख लिया है। PAP CPSF के साथ बाइंड करता है एंड थॉट टू गेट स्टिमुलेटेड बाय एलोस्टेरिक इफेक्ट, ये हमने देख लिया है। पॉली ए पॉलीमरेज को फंक्शन करने के लिए ओलिगो ए सीक्वेंस ऑफ अराउंड 10 रेसिड्यूज ये लगता है। पहले ये 10 रेसिड्यूज को ऐड किया जाता है, उसके बाद में पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन ये 10 रेसिड्यूज के साथ बाइंड करता है और ये PABP देखने को मिला है कि PAP को भी स्टिमुलेट करता है और ये PAP को हेल्प करेगा टू ऐड अराउंड 200 एडिनोसिन या फिर एडेनिन रेसिड्यू टू 3 प्राइम एंड ऑफ RNA and also play an important role in maintenance of tail after synthesis। और हम जो बात कर रहे थे कि mRNA डिग्रेड हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड के अंदर, तो न्यूक्लियसेस PNPase एंड RNase ये इन्वॉल्व होते हैं डिग्रेडेशन ऑफ mRNA के लिए। तो ये दो नाम 2-3 बार पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर कि विच न्यूक्लियसेस आर इन्वॉल्व फॉर डिग्रेडेशन ऑफ mRNA, तो उनका नाम है न्यूक्लियस PNPase एंड RNase। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपको समझना था। तो हमने बहुत ही इन डेप्थ तरीके से इसको समझा। तो यहां से अगर अभी क्वेश्चन आए तो ये आपका नहीं छूटेगा। ये तो आपको बात पता होगी कि CSN नेट क्या करता है,
कि जहां से अभी तक क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं वहां से मेनली वो टारगेट करता है, लेकिन वो सिलेबस के अंदर पॉइंट होना चाहिए। तो अभी ये देखो कितना कॉमनली आस्क्ड आपका चैप्टर है ट्रांसक्रिप्शन, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन तो पूछ लिए हैं उन्होंने। तो अभी वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स देखेगी कि जो बहुत ज्यादा इन डेप्थ भी ना हो और थोड़ा बहुत आपके सिलेबस से या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे मिलते जुलते हो। तो वो मैंने सोच समझ के आपके सामने लाए हैं। हो सकता है वो सीपीएसएफ के सब यूनिट्स पूछ ले आपको कि कौन सा सब यूनिट क्या रिक्रूट करेगा, जैसे कि सीपीएसएफ 160 जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी दिखाता है, और बाकी के जो सब यूनिट्स है जैसे सीपीएसएफ 73, 30, तो वो जो 3 सब यूनिट्स है सीपीएसएफ के बाकी वाले वो AAU ट्रिपल A को बाइंड करने का काम करते हैं, एबिलिटी उनको वो देते हैं टू बाइंड विद दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस एज वेल एज दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बाइंड टू दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ये सब कुछ हमने इसके अंदर डिटेल में डिस्कस किया, इससे आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ठीक है, मुझे सिर्फ आपके सपोर्ट की जरूरत चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और जो आपके लेक्चर्स है जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल रहा है तो उसको लाइक शेयर जरूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिर्फ इतना ही मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे बहुत कम सपोर्ट मिला है एज कंपेयर टू द कंटेंट विच आई हैव बीन प्रोवाइडिंग। तो बहुत ही शानदार कंटेंट है अपना और बहुत टाइम लगता है ये टाइप के कंटेंट बनाने को। तो मैं ये हर एक वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने यूट्यूब के वीडियो शेयर करो और लाइक जरूर करो। कमेंट आप कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और सब्सक्राइब भी आप जरूर करें ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और ऐसे ही एक से एक बढ़ के लेक्चर्स आपके लिए लाता रहूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।